एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर का पहला पेपर सिस्टमेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन का फर्स्ट पेपर प्री एंड पोस्ट डार्विन पीरियड। ठीक है, उसी का हम सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि हम किस हिसाब से बनाएंगे। कि आप अगर एमएससी कर रहे हैं तो सिनॉप्सिस बिना आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, तो सिनॉप्सिस बनाना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। पहला नंबर में है डार्विनवाद किसे कहते हैं, विकासवाद का इतिहास, लैमार्कवाद, डार्विन का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन कैसे कैसे किया वो, डार्विनवाद, नव डार्विनवाद और डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में अंतर, निष्कर्ष, कंक्लूजन, रेफरेंस। ठीक, आगे देखते हैं। इसको हम इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। इवोल्यूशन शब्द का उत्पत्ति यूलवर लैटिन भाषा का शब्द यूलवर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है, ई का अर्थ होता है फ्रॉम और वैल्यूर का अर्थ होता है उत्पन्न होना, अर्थात वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत सिंपल और कम फेवरेबल जीवों से जटिल और अधिक अनुकूलनशील जीवों का विकास होता है, इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे कि कम फेवरेबल हम भी आज हम ह्यूमन हैं, हमारा भी उत्पत्ति ऐसे नहीं हो गया है। हम भी सिंपल फॉर्म से डेवलप होते 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 आज हम ह्यूमन से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम डेवलप हुए हैं। जैसे कि डार्विन ने मेनली क्या वो बताया कि हमारा जो बॉडी होता है वो नेचर के अकॉर्डिंग अडोप्ट होता है। अगर अडोप्ट हुआ तो सरवाइव कर जाएगा, और अडोप्ट अगर नहीं हो पाया तो विलुप्त हो जाएगा। मेनली डार्विन ने इसी को बताया है, और इसी के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू। आप अपने हिसाब से जितना डालना है डाल दीजिए, मेनली यही बताया गया है। ठीक, डेफिनेशन। इवोल्यूशन से तात्पर्य विकास से है, जो खास समय अवधि से क्रमिक परिवर्तन द्वारा सरल स्थिति से जटिल स्थिति उत्पन्न करने में समर्थ हो। इसका मतलब यह है कि आज जो भी विविध जीव विद्यमान हैं उनका ओरिजिन लाखों वर्ष पूर्व से ही हुआ है। स्वाभाविक सी बात है कि आज जो भी विद्यमान है इसका उत्पत्ति है लाखों वर्ष पूर्व हुआ है, जो सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आए हैं, क्रमबद्ध विकास के थ्रू आए हैं, अभी टपक नहीं गए हैं कहीं से। अब हिस्ट्री। अब कोई भी थ्योरी आता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही वैज्ञानिक आया और उन्होंने अपना थ्योरी दिया और सब कोई मान लिए, प्रूफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। और सभी अपने अपने हिसाब से हाइपोथेसिस देते हैं। किसी का सपोर्टर्स होते हैं, किसी का विरोध करते हैं। तो जो सही होता है उसको उस सिद्धांत को लागू किया जाता है। तो इस सिद्धांत के लिए इसके लिए इवोल्यूशन बहुत पहले से चला आ रहा है। जो टॉपिक है बहुत पहले से इवोल्यूशन, जिस तरीके से इवोल्यूशन भी एक उत्पत्ति हुआ है ना, कि क्रमबद्ध विकास को हम इवोल्यूशन कहते हैं, उसी प्रकार से इवोल्यूशन शब्द का भी खोजना, उसका हिस्ट्री, उसका डेफिनेशन, उसके बारे में भी बहुत पहले से सभी मतलब जानने का स्टार्ट पहले से ही कर दिए हैं। ठीक, तो सबसे पहला नंबर में पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित प्रजाति की उत्पत्ति थ्योरी से काफ़ी पहले डेवलप हो चुका था, जिसका स्टडी हम निम्न चरणों में कर सकते हैं। ठीक, पहला है पीरियड ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन्स। प्राचीन यूनानी एवं रोमन काल में कुछ प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के लेखन से हमें ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के विषय में कुछ धुंधली जानकारी मिलती है। कंफर्म नहीं पता चलता, बट हल्का फुल्का ये पता चलता है कि हाँ, उस समय कुछ इवोल्यूशन के बारे में लोगों को नॉलेज था। थैलस ने भी इन्होंने यह बताया कि लाइफ की उत्पत्ति समुद्र से हुई है, और इन्होंने जीवों के जलीय ओरिजिन पे इन्होंने कोई सिद्धांत खास प्रस्तुत नहीं किया, एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ नहीं किया। बस इन्होंने ये बताया कि हाँ, जीव है वो, इसका उत्पत्ति समुद्र में हुआ है। लेकिन साइंस प्रूफ मांगता है, प्रूफ बिना हम किसी भी चीज़ को कैसे मानेंगे। उसके बाद आया एनाक्सीमेंडर।
इनका यह मत था कि जीवन की उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से आधारित है। इन्होंने यह बताया कि सभी जीवों की ओरिजिन एक पुरातन द्रव या कीचड़ से हुआ है। ह्यूमंस और मतलब हम मैमल्स, हम प्लांट, ये सभी हमारा उत्पत्ति कीचड़ के सूखने से हुआ। और उनका यह कहना था कि मनुष्य का ओरिजिन सबसे पहले मछली के रूप में हुआ था और उसने स्किन लेयर का त्याग किया और स्थलीय जीवन का शुरुआत किया। इन्होंने इन्होंने भी यही बताया कि हम ह्यूमंस का उत्पत्ति वाटर में हुआ, लेकिन हम ह्यूमंस का और प्लांट का उत्पत्ति कीचड़ से हुआ है, उसके सूखने से हुआ, इन्होंने ये बताया। उसके बाद आए एनाक्सिमेंस। इनका यह मत था कि लाइफ का ओरिजिन हवा में हुआ है और इस प्रकार इन्होंने अजीवात जनन प्रक्रिया का प्रोसेस के प्रति इन्होंने बताया। और जॉन फंस, अरस्तु, इतना थ्योरी हम एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते। चार साइंटिस्ट, किसी भी साइंटिस्ट का 4 नाम और वो क्या बताए और उसका सन, इतना लिख दीजिएगा, नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो है उसी साइंटिस्ट का नाम लिखे, अपने हिसाब से आप खोज के भी लिख सकते हैं, इसमें से भी लिख सकते हैं। लेमार्किज्म, थोड़ा सा हम लेमार्किज्म को देख लेते हैं क्योंकि लेमार्किज्म और डार्विनवाद ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। ये प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विकास को विस्तार पूर्वक समझाया, जिन्हें लेमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। इन्होंने विकासवाद को विस्तार पूर्वक समझाया। ठीक है, ये अकशेरुकी जूलॉजी के प्रोफेसर थे। अपने सिद्धांत का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक फिलॉसफी की जूलॉजिक, इसका बुक का नाम याद रखिएगा क्योंकि अब ऑप्शनल एग्ज़ाम होता है, तो जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये सभी बुक्स के नाम, सन, ये सब पूछे जाते हैं। तो बुक का नाम याद रखिएगा कि लेमार्किज्म ने कौन से बुक में अपने थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया। 1809 में बताया। एंड इनके इस मत को थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी के मत के नाम से भी जाना जाता है। इनके अनुसार जीवों के रहन सहन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है और पड़ता भी तो है, और वातावरण में परिवर्तन होने के साथ साथ वातावरण के प्रभाव के कारण जंतुओं के आदतों में भी परिवर्तन पड़ता है। मतलब वातावरण में परिवर्तन तो पड़ता ही है, उसके साथ हम जो जीव जंतु है ना, हमारे जो डेली यूज़, हम जो डेली हमारे हैबिट है, हमारा नेचर में भी परिवर्तन पड़ता है। लेमार्क किस में ये बोलता है, और जिससे वे उस बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल हो सके, मतलब हम उसके अकॉर्डिंग, उस नेचर के अकॉर्डिंग हम अडॉप्ट हो सके। और तथा इन आदतों के प्रभाव से कम उपयोग होने वाले अंग धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और तथा अवशेषी अंग का रूप लेकर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मतलब कोई नेचर चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम में भी चेंजेस हुए और हम नेचर जो मांग रहा है हम उसके अकॉर्डिंग हम चेंज हो गए। हमारा जो अंग है जो ज़्यादा यूज़ हुआ वो और डेवलप होते गया, और जो हमारा अंग है जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया, इनका ये कहना है। ठीक, लेकिन अधिक उपयोग होने वाले अंग अधिक विकसित होते चले गए, जिससे इनके साथ ही कुछ नए अंग, लक्षण, आदतें भी बन जाती हैं और वातावरण के अनुकूल होती गई। इन लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। तथा ये उपार्जित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं। अब उपार्जित लक्षण हम में चेंजेस आए तो स्वाभाविक सी बात है कि हमसे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा, और इससे नए जीव की उत्पत्ति धीरे धीरे ऐसा कंडीशन आएगा कि नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका क्रमबद्ध स्टडी हम अब 5-6 प्रोसेस में लेमार्किज्म को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट कि परिवर्तित वातावरण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप जीवों में नई आवश्यकताएं पैदा होती हैं। लेमार्क का क्या कहना है कि परिवर्तित वातावरण के प्रभाव, मतलब नेचर बदला, उसके रिजल्ट से जीवों में की हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ गई। अब नेचर बदला तो हमारी आवश्यकताएं तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। दूसरा क्या पॉइंट क्या कहता है, इन नई आवश्यकताओं के कारण जीवों में नई आदतें
इन नई आवश्यकताओं के कारण जीवों में नई आदतें आती हैं। अब नई आवश्यकताएं आई तो स्वाभाविक सी बात है कि हम में नई आदतें बनेंगी, नई आदतें तो बनेंगी ही। थर्ड पॉइंट कहता है कि नई आदतों के कारण शरीर में कुछ अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग होता है। अब नई आदतें हम में बनी तो उससे हम नई आदतें बनी तो हम कुछ हमारे ऑर्गन्स होंगे जिसको हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी होंगे जिसको हम ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। उपयोग और अनुपयोग के परिणाम स्वरूप उनकी शारीरिक रचनाओं में कुछ परिवर्तन होगा। अब हम लैमार्कवाद ये बोलता है कि हम ज़्यादा यूज करेंगे तो हम उपयोग और अनुपयोग के बेस पर हमारे शरीर में हमारा शरीर का जो रचना है उसमें कुछ चेंजेस आएगा और इन अर्जित लक्षणों को इससे वंशागतिकी होगी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते जाएगा और उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी के कारण नई जातियाँ पैदा होंगी। हाँ, नई जाति तो पैदा होंगी, जैसे कि आज हम में कुछ चेंजेस आए नेचर के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते जाएगा। ट्रांसफ़र होते एक ऐसा कंडीशन आएगा कि कंप्लीट अलग ह्यूमन ही बन जाएगा। तो नई जाति की उत्पत्ति हुआ कह सकते हैं। उपार्जित लक्षणों के वंशागति के कारण नई जाति पैदा होंगी। ठीक, ये लैमार्कवाद को थोड़ा डिस्क्राइब किया है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जिराफ का गर्दन पे इन्होंने दिया कि सबसे पहला नंबर में ये जो जिराफ थे ये छोटे जिराफ थे, मतलब ये इनका नेचर अच्छा था। आसपास ये घास थे इनके आसपास और ये खाते थे और ज़िंदा रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि घास ख़त्म हो गया, आसपास के फूड न्यूट्रिशन ख़त्म हो गए, तो इनको अपने फूड सोर्स के लिए पेड़ों के पत्तियों पर निर्भर रहना पड़ा। ठीक, तो पेड़ों के पत्तियों पर निर्भर रहना पड़ा तो इनको अपना गर्दन ऊंचा उठाना पड़ा। इस वजह से इनका गर्दन लंबा हो गया। ये बताया लैमार्कवाद ने। अब हम ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन का अवलोकन के बारे में देखते हैं। जितना मैं बताई ऊपर 7 पॉइंट लैमार्कवाद में ऐसे आपको पढ़ना है तो आप पढ़िए, बेशक पढ़िए। जितना डिटेल पढ़ेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा और नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता, कॉन्सेप्ट कभी बेकार नहीं जाता। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप जो लैमार्कवाद का हल्का सा इंट्रो देके जो 7 पॉइंट में बताई उसको डिस्क्राइब बस करिएगा। अब है डार्विनवाद। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 में ब्रूसबरी इंग्लैंड में हुआ। इनके पिता रॉबर्ट वरिंग डार्विन ब्रूसबरी में चिकित्सक थे। चार्ल्स डार्विन ने अपनी स्कूली पढ़ाई वहीं से पूरी की। स्कूली पढ़ाई के बाद सन 1825 में इन्हें एडिनबर्ग के साथ एक औषधि स्कूल में आगे अध्ययन के लिए भेजा गया, किंतु औषधि विज्ञान में रुचि न होने के कारण 2 वर्ष बाद ही उन्होंने इसे छोड़ दिया। ठीक, अब है ये शुरू से पढ़ना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि आखिर उनका जीवनी कैसे था, कैसे बचपन में थे। वो नॉलेज इकट्ठा करना मेन इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन हाँ एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इसको स्किप कर सकते हैं। कहाँ से लिखना है मैं आगे बताऊंगी। बाद में सन 1831 में इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कैम्ब्रिज में ही ये वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता डॉक्टर हेंसले के संपर्क में आए। ठीक, अब बाद में गवर्नमेंट ने हेंसले को अध्ययन के लिए समुद्र यात्रा पर जाने का सुझाव दिया। साथ रखा वे एक युवा वैज्ञानिक को अपने साथ ले जा सकते थे। डॉक्टर हेंसले ने इसके लिए चार्ल्स डार्विन को सुझाव दिया। ठीक, ये सभी पता होगा आपको ना, तो पता नहीं चलेगा, दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। डार्विन बचपन से ही प्राकृतिक परिघटनाओं एवं प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में रुचि रखते थे और अपने आसपास से इनके विषय में जानकारी जुटाने में ये लगे रहते थे। बचपन से ही उनको नेचर से बहुत लगाव था। अब हम देखते हैं कि एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल।
चार्ल्स डार्विन तथा डॉक्टर हेंसले 27 दिसंबर 1831 को ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक चीज़ ये डेट याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछता है। जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, जब पता नहीं चलता कहाँ से क्वेश्चन घुसेड़ दिया, वो यहाँ से ये सभी सन डेट ये सब याद रखेगा तो ये दिक्कत नहीं होगा। और विश्व सर्वेक्षण जहाज MHC बीगल, जहाज का नाम भी याद रखेगा, MHC बीगल से अपनी यात्रा प्रारंभ की। उस समय डार्विन मात्र 22 साल के थे, जिसमें नक्शा तैयार करना, इलाकों के खनिज संपदा, मिनरल्स वेल्थ और बायोडाइवर्सिटी का स्टडी करना इत्यादि था। तथा MHC बीगल शिप में रहने स्टडी करने के अलावा एक अच्छा, इसमें जो जहाज़ है उसमें एक अच्छा लाइब्रेरी था उस पर। और 5 वर्ष के बाद 22 अक्टूबर 1836 को बीगल सर्वेक्षण शिप के द्वारा डार्विन वापस लौटे। इसका डेट भी याद रखेगा कि वो वापस कब लौटे, 22 अक्टूबर 1836 को ही वापस लौटे। ठीक। और इन्होंने अपनी यात्रा के अनुभवों को, इनका बुक का नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। एक प्रकृति विज्ञानी की समुद्र द्वारा विश्व की सैर, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन ऑफ डार्विन। अब डार्विन का जो अध्ययन था उसको आप एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ठीक, आपको समझना है तो आप यहाँ तक अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो आप इस टॉपिक से, डार्विन के बारे में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन, और इसका जितना भी ये टॉपिक है यहाँ तक पूरा इसको लिखेंगे। पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन। सफ़र के दौरान डार्विन ने समुद्र के नमूनों का अध्ययन किया तो उसमें उन्होंने खाने व खाए जाने की अद्भुत खाद्य श्रृंखला देखी, जिससे उनके मन में ये आता रहा, हर तरफ संघर्ष है, मरो या मारो, और सही भी है। संघर्ष तो है, हमारी ज़िंदगी में भी है संघर्ष, आसपास के नेचर में भी है संघर्ष, चाहे हम ह्यूमंस में है संघर्ष, या फिर हम बोल दें कि ये जो कीड़े मकोड़े पे जीव जंतु है ना, इनमें भी है संघर्ष हर जगह है। शायद भौगोलिक ज़रूरत के अनुसार जो ढल गया वही जीव बच जाता है। तो पहला पॉइंट क्या ये था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दक्षिण अमेरिकी पहाड़ों के ऊपर इन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिसे समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। साथ ही उन्हें ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ जिससे समुद्र की सतह लगभग 3 मीटर ऊंची हो गई थी। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समुद्र के साथ साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। जब वह कुछ साल के लिए जब गए और उसी समय उनको ये एहसास हुआ कि वह जो सतह है वो 3 मीटर ऊंचा हो गया, तो सोचो इवोल्यूशन जब हुआ है, जब से ये उत्पत्ति अगर हुआ है, तब से कितना ऐसा भूकंप का झटका आया होगा, और कितना ऊपर आया होगा, और कितना चेंजेस हुआ होगा, जीवाश्म कितने उसके नीचे दबे कितने होंगे। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। इस प्रकार का अवलोकन यह दर्शा रहा था कि समय के साथ महाद्वीप और महासागर में व्यापक रूप से बदलाव आ सकता है। ठीक। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि डार्विन ने गलापागोस टापू का नाम याद रखिएगा, गलापागोस टापू के, और याद रखिएगा कौन क्या स्टडी किए वो, कैक्टस, छिपकली, कछुआ, वर्मी का अध्ययन किया उन्होंने बीगल के पूरे सफ़र के दौरान जीवों के रंग, आकार, भोजन, आवास आदि संबंधों कई तथ्यों का प्रमाणों को उन्होंने जुटाया। ठीक। डार्विन ने गलापागोस टापू दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर नामक देश के पास स्थित है में 15 अलग अलग फिंचेस का अध्ययन किया। मेनली जो डार्विनवाद, जब भी आप सुनेंगे डार्विनवाद, तो उनका जो पॉपुलर एग्जाम्पल है ना, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन पॉपुलर जो एग्जाम्पल है वो फिंच। इन्होंने 15 प्रकार के फिंचेस का इन्होंने स्टडी किया था। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ना अलग अलग फिंचेस का स्टडी किया, और उनके मेनली उनके बीक पे स्टडी किया, उनके चोंच पे देखे कि
कोई जो फिंच है उसका चोंच मोटा है, किसी का पतला है, किसी का नुकीला है, किसी का लंबा है, किसी का छोटा है। सभी का अलग 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 उनका चोंच है। तो और जबकि वो एक ही जाति से उत्पन्न हुए हैं, तो उन्होंने यह बताया कि इसलिए उनका ये चेंजेस है क्योंकि वो अलग अलग नेचर में अडॉप्ट हैं, अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट हुए हैं। लेकिन उनका फूड सोर्स अलग अलग है। कोई फल खाता था, कोई कीड़ा मकोड़ा खाता था, कोई अलग अलग वहाँ का नेचर जो है उसको जो अलाउ कर रहा था वो खा रहा था। उसके अकॉर्डिंग उसका चोंच भी लंबा चौड़ा मोटा नुकीला अलग अलग शेप में वो ढल गया, क्योंकि अगर नहीं ढलता वो तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता, वो विलुप्त हो जाता। एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्विन। अब हम यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।